ठीक है स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो आपका स्टोकियोमेट्रिक रेशियो था, ये था ना? अच्छा, हमने जो है वो राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और उसके बाद मॉलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब देख लिया था ना। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं एम्पिरिकल और मॉलिकुलर पे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ताकि कुछ लोग नहीं भी आए होंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। मान लो जो नहीं आए हैं उनका तो मतलब स्टार्टिंग रहेगा, और जो आए होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, आंसर बोलूं? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी नोट करिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing an organic compound containing oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen contains 20% carbon, 6.7% hydrogen, 6.7% hydrogen and 46.67% nitrogen। ठीक है, its molecular mass was found to be 60 60 जिसको बोलते हैं। हाँ, find the molecular formula of the compound। आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। हाँ हाँ, बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करता हूँ, जैसे हमने बताया था, मैंने क्या बोला था, जो भी परसेंट में दे रखा होगा उसको हम लोग पहले ग्राम में लिखेंगे। अगर उन सब का सम 100% आ रहा है तब तो ठीक है, अगर 100% नहीं आ रहा है तो जितना परसेंट कम रहेगा वो ऑक्सीजन का होगा। मान लो 80 आ गया, सबका सम 80 आया, तो 20% जो बच जाएगा वो किसका रहेगा? ऑक्सीजन का रहेगा। ठीक है, सबको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो परसेंट दे रखा है उसको ग्राम में लिख लो। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, मोल्स फाइंड करते हैं ना, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट दे रखा है, मॉलिकुलर वेट कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, और किसका दे रखा है? ऑक्सीजन आप जानते हो 16 होता है। तो सबका मोल आ जाएगा, जो सबसे कम पार्ट होगा मोल का उससे हमको सब में डिवाइड करना पड़ता है, तो वो रेशियो आता है। वहाँ से बताया था सारी बातें, लास्ट लेक्चर में सब कुछ बताया था मैंने, रेशियो आया था। फिर रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, उन सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं है, मैं बताऊँगा, पहले आप ट्राई करो क्योंकि ये हो चुका है ना। 20% कार्बन दे रखा है, 6.7% हाइड्रोजन एंड 46.67% नाइट्रोजन। इन सबको ऐड करो, 73.37। तो 100 माइनस 73.37 करोगे तो वो ऑक्सीजन आएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो ऑक्सीजन का रहेगा। 26 आएगा ना, 26.37 ना, 26.37 63। तुम लोग क्या करना है, जब आपने सबका परसेंट फाइंड कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राम में लिखो। अब उसके बाद मोल्स फाइंड करो, सबका मोल फाइंड करो, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट।
यहाँ पे जो परसेंट दे रखा है 20% ऑफ कार्बन, ट्वेंटी परसेंट ऑफ कार्बन, 6.7% क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। किसका? एंड 46.67% यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, 20% ऑफ कार्बन, 6.7% ऑफ हाइड्रोजन एंड 46.67% नाइट्रोजन। अब इन तीनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 73.37%। 100 माइनस करेंगे 73.37, कितना आ जाएगा, अब उसके बाद देखो ये ऑक्सीजन का परसेंट है, माइनस करने के बाद जो आया ये परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 20% ऑफ कार्बन है, जैसे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हम लोग फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन का वेट कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 कहाँ पर है, 20 है, 20 अपॉन कितना हो जाएगा 12। उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 1.66, ये आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। उसके बाद हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमको हाइड्रोजन फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट कितना दे रखा है 6.7, अरे वेट की बात कर रहा हूं, 6.7 अपॉन कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का, तो 6.7 ही रहेगा ना, हाँ वही रहेगा। अब उसके बाद अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाँ क्या रहा है, अजीब सा मतलब लग नहीं रहा है, कुछ होता है, जानवर दिख रहा है क्या, तो फिर CN2H4O, हाँ तो है ना CH4N2O, वही तो दे रखा है आंसर में, CH4N2O। यहाँ पर देखो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या होगा, नाइट्रोजन का वेट कितना दिया हुआ है 46.67। जो भी लोग बात कर रहे हैं, आप अगर मेरे क्लास में बैठे हो तो आपको मालूम ही रहेगा बात करने पे मैं क्या करता हूँ, और क्वेश्चन तो आपको बताना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते।
बात करने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर 46.67 हो जाएगा और अपॉन क्या होगा वहाँ पर, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है ना। अब उसके बाद क्या होगा 3 पॉइंट, ये इसका मोल्स आया, किसका मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब उसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, क्या होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 26.63 और अपॉन कितना होता है 16 होगा ना, डिवाइड करने पे कितना रहा है 1.66। अब मैंने क्या बोला था अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि जो सबसे छोटी वैल्यू हो, जो भी आपने मोल फाइंड किया है इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस वैल्यू से सभी मोल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1.66, अगर आप 1.66 से इसमें डिवाइड करोगे सेम वैल्यू में तो 1 ही आएगा। मतलब अगर इसके कार्बन के रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.66 अपॉन 1.66 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मैं 6.7 अपॉन कितना होगा 1.66, ये अप्रॉक्स कितना टाइम दिख रहा है आपको, अगर 6.7 में 1.66 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 आएगा, समझे। उसके बाद अगर मैं 3.33 में 1.66 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 3 कौन बोल रहा है 2, यहां पर क्या हो जाएगा 2 होगा। व्हाट इज द टाइम, ठीक है हाँ, ये डिवाइड राउंड ऑफ करके फ्रैक्शन में नहीं है, कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए, मतलब अप्रॉक्स कितना आना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि 4.5, तो 4.5 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, फाइव डिवाइड बाई 2 होता है तो वो 2.5 हाँ तो राउंड ऑफ में क्या बताया गया था, ये कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 1.66 अपॉन कितना हो जाएगा 1421, ये रेशियो आ रहा है 1421। अच्छा ये 1 किसका रेशियो है, अगर मैं ये सारे एलिमेंट को लिखूं तो यहाँ पर कार्बन था और कौन था, हाइड्रोजन है और कौन है, नाइट्रोजन है और कौन था, ऑक्सीजन था, यही था ना। अब ये कितना हो जाएगा 1 4 2 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो C ही रहेगा, हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो CH4 रहेगा और नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रहेगा और ये O रहेगा। आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है या इंपीरिकल फॉर्मूला, तो ये जो आया हुआ है ये इंपीरिकल आया हुआ है ना, रुको जरा, ये जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है इसको इंपीरिकल बोलते हैं। अब अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा कार्बन का कितना होता है बच्चे 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 4 × 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 × 2 कितना हो जाएगा 28 प्लस 16 60,
मतलब ऐड करने पे ना, हाँ वही बोल रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर इसका जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है। तो हम लोग मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होता है, इंपीरिकल मॉलिक्यूलर वेट या इंपीरिकल मास, ठीक है, इंपीरिकल मास, इंपीरिकल मास क्या नहीं, वो पहले से खुद से लिख के देगा आपको, निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ अरे दे रखा है 60, क्या बात कर रही हो, मैंने बोला था, लिखा भी तो है, इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 60/60 कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, यहाँ पर जो इंपीरिकल फॉर्मूला आया है वही सेम टू सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा ना, आप 1 से मल्टीप्लाई करो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो CH4N2O इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया? 3-4 स्टेप हैं, कंफ्यूज होना ही नहीं है, 3 ही 4 स्टेप हैं। जो परसेंट दे रखा है उसको ग्राम में लिख लो, सेम टू सेम बस। उसके बाद वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो वेट होगा ग्राम में दिया होगा उसको लिखो। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का दिया हो तो 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इन्हीं 4 में से आना है, 4 को छोड़ के कुछ नया नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद क्या है, जब आपने मोल फाइंड कर लिया, सबसे छोटी वैल्यू को उन जितने मोल आपने फाइंड किए उन सब में डिवाइड करो, रेशियो आ गया। अब जब रेशियो आ गया तो उन सारे एलिमेंट को लिख लो, उनका रेशियो लिख लो, मल्टीप्लाई करो, काम खत्म, बस हो गया। इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब उसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास दिया होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, तो उसको और इसको डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, बस हो गया। कुछ नया करना ही नहीं इसमें। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा ओके, अब क्या सॉल्व करो, तो हो गया। किसको? हाँ इन लोगों ने जो डिवाइड किया मैं उसको चेक भी कर लेता हूँ एक बार। .036 आ रहा है डिवाइड करने में ना, तो 4.036 का मतलब क्या है, अप्रॉक्स 4 ही तो होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3.33 डिवाइडेड बाई 1.66, 2.006, इसका मतलब 2 ही रहेगा भाई। 006 को कंसीडर तो करते नहीं है। मैंने क्या बोला था, 5 से कम है, अगर पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है 5 से कम है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब एज इट इज रखेंगे। अब उसके बाद स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं क्वेश्चन में। स्टोकियोमेट्रिक क्या होते हैं, यहाँ पर देखो केमिकल इक्वेशन आपको दिया होता है, आपको सिंपल बता रहा हूँ, बहुत बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कि हम लोग इसका कंबशन करा रहे हैं, ये इतना ग्राम है, इससे ये बन रहा है, तो अगर इतने ग्राम को कंबशन कराते हैं तो कितना बनेगा। सिंपल सी बात, यूनिटरी मेथड आप जानते हो, पहले से आपको मालूम होगा। तो इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो बैलेंस नहीं जो आप सोच रहे हो, रिडॉक्स रिएक्शन वाला बैलेंस नहीं है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन जब कराया गया था तो कितने लोग प्रेजेंट थे? अरे सारे आए थे, देखो 4-5 हाथ उठा थे। कितने झूठ बोलते हैं लोग, सभी आए थे, मुझे याद आ रहा है। हाँ, जो नहीं आए थे उनकी बात नहीं है, जो लोग आए थे ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कराया जाए, कोई बात नहीं। स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, स्टोकियोमेट्रिक स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। अब जैसे एक इसने क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसने बोल रखा है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट
कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन भैंस चिल्ला रहा है जी? जब कह दिया कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो उस समय शांत रहो। मजाक मैं भी करता हूँ, मालूम है आपको, लेकिन टाइम टू टाइम। देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्ड और क्या बोल रखा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ, ठीक है। 24 ग्राम ऑफ मीथेन 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 गैस। अब देखो, उसने दे रखा है कार्बन का कितना होता है, मालूम है आपको, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो अब उसने ये कहा है कि अगर मैं मीथेन गैस का कंबशन कराता हूं तो यहां पर क्या होगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मास मतलब मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है वो, और यहां पर क्या होगा, कंप्लीट कंबशन कराएंगे 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस का। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको रिएक्शन तो मालूम होना ही चाहिए। जैसे मान लो अगर हम लोग CH4, अगर हम लोग मीथेन का कंबशन करें, जिनको मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता ध्यान सुनो, CH4 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं CH4। इसको क्या कहा जाता है, मीथेन, इसको मीथेन बोलते हैं। IUPAC भी पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, ठीक है वहां पे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी आप जान लीजिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अभी ऑर्गेनिक नहीं चल रहे हैं बट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कार्बन की जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ये बात को ध्यान देना, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है और कार्बन बॉन्ड भी, जितनी वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ऑक्सीजन बॉन्ड भी 2 ही बनाता है, जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, क्या हो गया, ऐसे से क्यों कर रहे हो, किसी ने मारा है क्या? देखो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, मीथेन का अगर हम लोग कंबशन कराएंगे तो यहां पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनता है, CO2 प्लस H2O। अच्छा इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, अभी बैलेंस नहीं है ये, इसको बैलेंस करिए। देखो कार्बन 1 है, नॉर्मल बैलेंसिंग, कार्बन 1, यहां पर भी 1, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, यहां पर कितना है 2 हाइड्रोजन। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हुआ, और 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हुआ। राइट साइड 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है 2। तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये बैलेंस हो गया, बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं। अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर हमको सबका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। कार्बन का कितना होता है 16 प्लस, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 4, तो रहेगा 4 × 1, ये कितना होगा, ओ सॉरी,
देखो सब लोग ध्यान भी नहीं दे रहे। किसने किसने बताया 12 होता है? तुमने कहा? झूठ बोल रही हो। देखो तुमको अवार्ड मिलेगा यहाँ पर। देखो ऐसा कुछ नहीं है। 12 + 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। इसका 16 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन का कितना होता है? कितने ऑक्सीजन है? तो हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? 64। तो 64 24 ग्राम है यहाँ पर देखो। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका अगर देखोगे तो 44 ग्राम आएगा। देख लो ऑक्सीजन 16 होता है, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 32। और ये कितना होगा? 12। 32 और 12 कितना होगा? 44। 2H2O, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे? 4। तो 4 इंटू 1 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हाइड्रोजन में भी हुआ है और ऑक्सीजन में भी हुआ है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। अरे ऑक्सीजन का 16 होता है। अब उसके बाद क्या होगा? 4 + 32 ये कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। मतलब 16 ग्राम मीथेन का अगर हम लोग कंबशन कराते हैं, कंबशन का मतलब क्या होता है? उसको बर्न करना, जलाना। और जब किसी चीज को आप जलाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बिना ऑक्सीजन के जलाना पॉसिबल नहीं है। अरे ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, जलाओगे कैसे? ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाते हैं तो यहां पर कितना बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम और वाटर कितना बनता है? 36 ग्राम। वो क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो 16 ग्राम से कितना बन रहा है मीथेन गैस? 16 ग्राम से यहां पर कितना बन रहा था मीथेन? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड 44 बन रहा था ना भाई। 16 ग्राम को अगर हम लोग कंबशन करा रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा था? तो अगर हम लोग 1 ग्राम को कंबशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा? अरे अभी शुरू ही नहीं किया, बोले सुनो तो सही। हमने रिएक्शन को लिखा, रिएक्शन को बैलेंस किया, सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया और आपने ये देखा कि इसका 1 मोल मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 16। 16 ग्राम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है? 44। और कितना वाटर बन रहा है? 36। तो वो कह रहा है कि अगर हम लोग कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन, यहाँ पर 16 ग्राम से वो उतना बन रहा है। वो कह रहा है अगर हम लोग 24 ग्राम कंबशन कराते हैं तो कितना बनेगा? तो यहाँ पर 16 ग्राम से 44 बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 ग्राम से कितना होगा? 44/16 हो जाएगा, होगा ना। और अगर हमको 24 ग्राम का फाइन करना है तो कितना हो जाएगा? 44/16 और इंटू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कैंसिल करोगे? ये कितने पे आएगा? 11 पे आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 66 ग्राम। 66 ग्राम। मतलब अगर 24 ग्राम कंबशन कराते हैं मीथेन गैस का तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 66 बनेगा। कितना बनेगा? 66 बनेगा। अब थोड़ा सा वाटर का भी फाइंड कर लेते हैं। अगर आप वाटर का देखो 16 ग्राम से कितना वाटर बन रहा था? ये 44 किसका है? CO2 का है। ये कौन सा? मीथेन, CH4। अब अगर हम लोग 16 ग्राम से वाटर कितना बन रहा है? 36 बन रहा है ना। अगर हम लोग 1 ग्राम का फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36/16। तो 24 पूछ रहा है ना वो,
24 से कितना होगा 36/16 और इंटू कितना हो जाएगा 24। ये मेथड्स तो नॉर्मली आप मैथ्स में भी जानते हो, यूनिटरी मेथड। अब यहां पर क्या होगा 4 4 जा 16 और ये 4 9 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा 54 ग्राम। इसका मतलब वाटर कितना बनेगा 54 ग्राम वाटर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो समझ में आ रहा है क्या सभी लोग? ओके, इसको फटाफट नोट करिए, फिर कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। क्यों नहीं यूज किया? अरे यहाँ पर आपने बैलेंस किया उसको, तो जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है क्या उसका मल्टीप्लाई नहीं हुआ मॉलिक्यूलर मास में? क्यों नहीं होता है? यहाँ पर 2 2 जब 4 हुआ, पहले कितना था ऑक्सीजन 2 ही था, तो इसको जब बैलेंस किया तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? तो इसका स्टोकियोमेट्रिक अगर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कितना है 2 है कि नहीं? तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। हाँ, आगे चलें, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, जरा सभी आप लोग नोट करिए। हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड, बोल रहा है हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों कैल्शियम ऑक्साइड होता ही नहीं है? हाउ मच कैल्शियम, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, विल बी प्रोड्यूस्ड, how much calcium oxide will be produced by decomposition of, by decomposition of, decomposition of, decomposition of 5 gram calcium carbonate, 5 gram calcium carbonate, 5 gram calcium carbonate। अब इसको ध्यान से देखो, आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखो ये सब मतलब बहुत इनमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आपने इक्वेशन लिख लिया, मेन जो खेल है इसमें इक्वेशन का ही है। अगर आपने इक्वेशन लिखा तो मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल ही लोगे, मतलब इतने के बराबर इतना हो रहा है तो इतने के बराबर कितना होगा, वो तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। जैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन शायद आपको पता हो इसके पहले, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग डिकम्पोजिशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर होता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड सब्सटेंस है। अरे चौक होता है ना, चौक कैसा सॉलिड होता है। अब उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। किसी भी रिएक्शन में अगर एरो ऊपर की तरफ लिखा गया है समझ लो वो गैस इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस वहां से निकल रही है। और एरो अगर डाउनवर्ड है तो हाँ इनसोल्यूबल सॉलिड, उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल सॉलिड या प्रेसिपिटेट, पीपीटी। मतलब अगर एरो नीचे की तरफ है तो समझ लो वहां पर पीपीटी बन रहा हुआ है। कोई भी सब्सटेंस जैसे प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं या कुछ जलाते हैं तो जलाने के बाद में वहां पर कुछ चीजें ऐसी जलती नहीं है, वेस्ट बच जाती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनसोल्यूबल या फिर प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इन सब का मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। करेंगे ना। कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 एंड 2 3, यहाँ पर भी 3, पहले ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करना ही नहीं है। अब उसके बाद ध्यान से सुनो,
इसका मुझे अगर मॉलिक्यूलर मास बताना है तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, 34 कौन बोल रहा है 40, इसका होता है 40 प्लस यहाँ पर कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू कितना होगा 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा बताओ? ये होगा 40 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा 48 होगा। ये कितना हो जाएगा 60, 48 और 12 कितना होगा 60 और ये कितना हो जाएगा 40, मतलब 100 हो जाएगा। तो 100 ग्राम कितना आया कैल्शियम कार्बोनेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो मुझे फाइंड ही नहीं करना है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कितना होता है 44 ग्राम ना, 44 होता है। उसके बाद अगर कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम का कितना रखा है हमने 40 अभी रखा है कैल्शियम का। ऑक्सीजन का कितना होता है पूरा देश जानता है 16, तो यहाँ पर क्या होगा ये 16 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा 56 ग्राम। मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनता है 56 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है 44। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको बांध लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 ग्राम से 100 ग्राम से कितना हो रहा है 100 ग्राम से क्या पूछा हुआ है हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर हम लोग 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं। 100 ग्राम से कितना बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड 56, नहीं बन रहा है ना। तो 1 ग्राम से कितना होगा 56 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो 5 ग्राम से कितना होगा बताइए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। 56 अपॉन 100 और अपॉन कितना हो जाएगा इंटू कितना होगा 5 हो जाएगा ना। अब उसके बाद यहां पर कितना होगा 5 20 से कैंसिल होगा बताइए, और ये हो जाएगा 56 अपॉन कितना 20, अभी भी कैंसिल होगा, कितने से जाएगा 10 पे, और ये कितने पे जाएगा 28 पे जाएगा। 28 अपॉन 10 कितना होता है भाई 2.8, मतलब 2.8 ग्राम बनेगा। कौन बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें 2.8 ग्राम क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। बस ऐसे ही सॉल्व होगा। क्या कुछ हार्ड है इसमें बताइए, कोई ऐसी बात है जो आप नहीं कर पाओगे? सब कुछ बहुत आसान है। हाँ एक चीज आपको याद आना चाहिए, अगर वो जैसे इसमें उसने रिएक्शन दी नहीं रखी, उसने रिएक्शन दिया नहीं रहेगा, वो बोलेगा इतने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा अगर हम इतना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करते हैं। 2-3 रिएक्शन मेनली आपसे पूछी जाती है, वही आती है, उसके बाद नहीं आती। कौन सा? एक मीथेन का कंबशन पूछा रहेगा। मीथेन का कंबशन कराते हो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, याद रहेगा। मीथेन को O2 से रिएक्ट कराते हैं, मीथेन का फॉर्मूला CH4 प्लस O2 क्या बनता है CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। उसके बाद पूछा रहेगा तो ये वाला पूछा रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप जानते हो CaO, क्या बोलते हैं इसको CaO। और एक होता है CaOH ट्वाइस, सुना है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है मालूम है आपको? ये है प्यासा इंसान, और CaOH ट्वाइस के पास क्या होता है वाटर, इसके पास वाटर नहीं होता है, दोनों एक जैसे ही हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब जिसके पास वाटर नहीं है, एनहाइड्रस बोलते हैं इसको। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, उसके पास बहुत सारा वाटर होता है। इसी के साथ रिएक्शन अगर वाटर की आप करवा दोगे ना, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन अगर H2 से करा दोगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहने का मतलब है, इसको नोट करिए।
देखो देखो देखो, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, इसमें क्या करना है? मीथेन का कंबस्शन कराते हैं, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया था 2 से और यहां पर मल्टीप्लाई किया था, ये कितना आया था? 16, ये कितना आया था? 64 आया था ना, ये कितना आया था? 44, और ये कितना आया था? 36। ठीक है, ओ सॉरी, अब उसके बाद क्या पूछ रहा है वो? हाँ, पानी पूछ रहा है। 16 ग्राम से अगर वो क्या हो रहा है? 36, तो 12 ग्राम से यहाँ पे क्या होगा? 36 अपॉन 16 इंटू कितना हो जाएगा? 12। फिर उसके बाद क्या होगा? 9 3 कितना हो जाएगा? 27 ग्राम हो जाएगा ना? हो जाएगा। लिखो, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, हाँ ये तो आ गया होगा ना, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ, हाँ क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द अमाउंट ऑफ CaO, द अमाउंट ऑफ CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड विल बी, हाँ, द अमाउंट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड विल बी, कितना होगा वो आपको बताना है। फिर से बोलूं? विल बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा ऑप्शन दे दूं क्या आपको? बस इतना ही क्वेश्चन है। 40 या 14? आंसर है, मतलब ऑप्शन में है। एक दो लोगों का और आंसर आ जाए फिर क्लियर हो जाए। अच्छा पीछे वाले स्टूडेंट नहीं बता रहे, लास्ट 3 बेंच बॉयज में 14 आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है 14, आप नहीं बता रहे हो। आप बताओगे तो बहुत खुशी होगी मुझे, क्योंकि आप आगे बैठे हो। आंसर आया 14, आपका आ रहा है, क्यों? अरे बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैंने क्या बोला? ये 2 रिएक्शन ही आने वाली है, एक मीथेन और एक कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं आएगा। देखो यहां पे कुछ करना नहीं था, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, ये कितना आया था? 100, और ये कितना था? 56, और ये कितना था? तो 100 से 100 से कितना बन रहा है? 56, तो 25 से कितना होगा? 56 अपॉन कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना होगा? 25 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, और 56 अपॉन 4 कितना होगा?
अरे यार जेई में एक क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नहीं क्या, जैसे पूरा तुमको 200 आदमियों को खाना बनाने के लिए बोल दिया। लिखो। नहीं आता? मैगी तो आता होगा ना? वो भी नहीं आता? पूरा खाना बनाना तो मुझे आता है, तुम्हें कैसे नहीं आता? रोटी बनाना है, रोटी बनाना है। रोटी मुझे नहीं आता बनाना, मतलब ठीक ठाक बना लेता हूँ, सही है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मेरी जो रोटी होती है वो जेड टाइप की होती है। हाउ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो इसका आंसर बताएंगे। जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बता रहे हैं वो भी इसका आंसर देने वाले हैं, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली with 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। हाँ हाँ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। ऑक्सीजन का तो आपको मालूम ही है। सभी लोग ट्राई करो। ये कुछ डेंजर सा बनाया है। Al2O3। एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो Al2O3 बनेगा। इसको एल्यूमिना बोलते हैं, Al2O3 को। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कोई रोल ही नहीं है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है रिक्वायर्ड के लिए, रिएक्शन के लिए। हिंदी बोल गया मैं, कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल गया। ऑप्शन में है सी ऑप्शन। बॉयज, तुम्हारा आंसर है? क्या निकाल रहे हो आधे घंटे से? अरे एक सिंपल सा भाई रिएक्शन है, उसमें करना ही क्या है। ये देखो, और क्या, Al2O3। हाँ, बैलेंस करना ही पड़ेगा आपको। अगर इक्वेशन दे रखा है तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 1 है, क्या करेंगे? रुको जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है। देखो, जब कभी भी ऑड इवन जैसी बात आती है तो पहले हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ता है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अब यहां पर क्या होगा, 2 2 जा 4 एल्यूमिनियम, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर ऑक्सीजन कितना हुआ, पहले 3 था, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा, अगर ये 6 हुआ है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, पिंक तो और अच्छा होता है। इंडिया का फ्लैग। ये कलर अच्छा है। 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 2L2O3। अब देखो एल्यूमिनियम का 27 होता है ना, 27 इंटू 4 हो जाएगा, कितना होगा 108। यहां पर कितने ऑक्सीजन, 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96। ये कितना होगा, हाँ उसका मतलब यूज तो नहीं है बट आप निकाल सकते हो वैसे। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो 108 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। यहां पे भाई 108 ग्राम एल्यूमिनियम है, उसको कंबशन करा रहे हैं तो कितने ग्राम ऑक्सीजन हमको लग रहा है 96, मतलब 96 ग्राम ऑक्सीजन नीड है 108 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए। 108 ग्राम एल्यूमिनियम को अगर बर्न करना है तो हमको इतने ऑक्सीजन की जरूरत है 96 ग्राम, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर हमको 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम को कंबशन कराना है, तो 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम का कराना है आपको कंबशन, तो यहां पर कितना हो जाएगा 96 अपॉन 108 और इंटू 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये इससे कैंसिल हो सकता है क्या, 24 12 से करना। हाँ 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 9 3 जा कितना होगा, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 ग्राम। बोलो क्लियर है क्या भाई। कैलकुलेशन भी कुछ हार्ड नहीं दे रखा, वो ऐसे क्वेश्चन देने वाला है जो बहुत इजीली हो जाने वाले हैं आपसे 1 मिनट में। बस अगर आपको इतना पता है कि इक्वेशन क्या है, अगर इक्वेशन नहीं मालूम है तो फिर आप सोचते रह जाओगे। अच्छा कभी कभी देखो, ये तो मास और मास का रिलेशन था, कभी मास और वॉल्यूम का भी रिलेशन आता है। जैसे मान लो अगर आपको बोला गया कि इतने लीटर यहाँ पर है, कोई गैस है वो इतने लीटर है, तो इतना ग्राम अगर कोई भी कंपाउंड है उसको कंबशन कराते हैं तो कितने लीटर गैस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे मतलब वॉल्यूम की बात करेगा। ये क्वेश्चन नोट करो जरा, फिर आपको समझाता हूँ, नोट करिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, पीछे वाले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तुम पीछे, हाँ बताओ। बॉयस वेरी गुड, 0 डिग्री। आप इसके पहले आते थे लेक्चर में, अच्छा पिछले लेक्चर से आप आए हो, मतलब एक ही लेक्चर आपका हुआ है, ये दूसरा लेक्चर है। क्या नाम है आपका, मुकुंद, अच्छे स्टूडेंट हो क्या आप, ठीक है। अब उसके बाद देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी आर रिक्वायर्ड टू बर्न completely 2.2 ग्राम ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। हाँ प्रोपेन का होता है C3H8, C3H8 रिक्वायर्ड टू
बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। C3H8। अगर मुझे C3H8 का कंबशन कराना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है, तो यहां पर आपको क्या होना चाहिए? CO2 होना चाहिए और प्लस H2O होना चाहिए। कितना होना चाहिए? CO2 प्लस H2O। हो गया? यहां पर कितने कार्बन हैं? यहां पर कितने हैं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर 3 से बैलेंस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कौन सा कलर सेलेक्ट करूं? तो 3 कार्बन 3 कार्बन 3 टू जा 6 ऑक्सीजन और 6 और 1 कितना हुआ? 7। तो यहां पर कितना हो जाएगा? अच्छा हाइड्रोजन कितने देखो जरा, 8। यहां पर कितना है? 2। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करूं क्या? 4 टू जा 8 हो जाएगा, यहां पर भी 8 हाइड्रोजन। अब उसके बाद ऑक्सीजन यहां पर 4 हो गए और 3 टू जा 6, 6 और 4 कितना हुआ? 10। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए, रेड कलर मतलब खतरा होता है। अब उसके बाद देखो C3H8 ये बैलेंस हो चुका है। अब उसके बाद देखो कार्बन 3 इंटू 12 3 इंटू 12 और प्लस क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1, यही होगा ना? ये 36 हो जाएगा। 36 प्लस 8 कितना होता है? ये भी 44 ही आ रहा है क्या? अच्छा यहां पर क्या होगा? कैसे? 160 होगा ना? 160। देखो अगर हम लोग किसी भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बर्न कराते हैं तो कितने अमाउंट लीटर की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। मेरी बात ध्यान समझो, अगर किसी भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड को जलाना हो, बर्न कराना हो, तो उसके लिए कितने लीटर ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है? 22.4। ठीक है, तो यहां पर ये कितना मोल हुआ? 5 मोल हुआ ना भाई, 5 से मल्टीप्लाई किया था बैलेंस करने के लिए। तो 5 इंटू 22.4 करोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ। 16। ये कितना हो जाएगा? 160। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका कितना होगा? अच्छा इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 44 ग्राम से कितना हो रहा है? 160। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फिर वॉल्यूम। उतना नहीं करना आपको। हाँ बोलो। कितना? 112 आ रहा है क्या? कोई 160 बोल रहा था। 112 ही आएगा, सही बोल रहे हैं। किसी ने 160 बोला? जिसने बोला है उसने अच्छा काम नहीं किया है। 112 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या हुआ? हम्म 44 ग्राम से 112 ग्राम, तो यहां पर कितना पूछ रहा है वो? 2.2 ग्राम से। अगर 2.2 ग्राम हमको यहां पे बर्न कराना हो, हाँ लीटर है, सॉरी लीटर ध्यान देना, हम लोग एक्चुअली ग्राम का ही कर रहे थे तो वही हैबिट में था। ये लीटर, तो यहां पर क्या होगा? 112 अपॉन कितना हो जाएगा? 112 अपॉन 6,
और इनटू कितना होगा, 6 नहीं होगा ना, 44। अपॉन कितना हो जाएगा, 44 इंटू 2.2। अब ये कितना होगा, ये 56 पे जाएगा और ये 22 पे जाएगा ना, और ये कितना हुआ 11 और ये 28, तो ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 2.2 और अपॉन कितना 11। अगर इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं, ये कितना आएगा 0.2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 कर सकते हैं, 2.8 आना चाहिए ना, कितना रहा है, अच्छा 5.6 है क्या, 5.6 लीटर मल्टीप्लाई करने को ही आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 0.5 होता तो होता ना, हाँ ठीक है 5.6 लीटर सही है, 5.6 ही आएगा। ऐसे वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये 22.4 होता ही है, आप समझो। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बोल रहा है ना, वो एसटीपी बोला था ना, हाँ एसटीपी बोला था। 1 मोल ऑफ कंपाउंड को अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बर्न कराते हैं तो 22.4 लीटर होता ही है। अब 5 से मल्टीप्लाई था आगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मोल हम लोग जब फॉर्मूला फाइंड कर रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 डीएम क्यू था ना, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वॉल्यूम है, इसको ध्यान देना। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, हमको कार बनानी है, सपोज दैट, हाँ कार, 1 बॉडी पार्ट्स है उसके लिए और 4 टायर हैं, तो कितने कार बनेंगे, एक कार बनेगा। टू बॉडी है और 10 टायर है तो 2 कार बनेगी, 2 टायर बच जाएंगे। और यहाँ पर 3 बॉडी है, कितने टायर हैं, 3 टायर। कितने बनेंगे यहाँ पर, और कितने टायर बच गए, मतलब यहाँ पर अगर और टायर होते तो और बनाए जा सकते थे कार, एक एक्स्ट्रा बच गया। जैसे मान लो यहाँ पर 3 बॉडी है और यहाँ पर कितने हैं 16 टायर। अभी क्या होगा, कितने कार बनेंगे, 3 ही बनेंगे ना। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ही यही होता है कि रिएक्टेंट का वो पार्ट जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है, मतलब प्रोडक्ट बनने से उसको रोकता है, मतलब रिएक्शन को लिमिट कर दे। किसी भी रिएक्शन का वो पार्ट जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, यहाँ पर 3 बॉडी है और 16 टायर, टायर की कमी नहीं थी, बॉडी की कमी थी। यहाँ पर 3 ही बॉडी था, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या बोला जाएगा, बॉडी। अगर बॉडी और होती तो हम लोग एक कार और बना सकते थे, हो सकता था ना। तो रिएक्शन का वो पार्ट जो रिएक्शन को क्या करता है, लिमिट कर देता है, प्रोडक्ट बनने से, फॉर्म करने से रोक देता है। नहीं तो एक कार और बन सकती थी, मतलब वो मेन जो रीजन है, ऐसा रीजन, ऐसा फैक्टर, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, प्रोडक्ट बनने से रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ये बात समझ में आई आपको, बताइए। तो ये एग्जांपल बाद में नोट करिएगा, पहले आप इसका डेफिनेशन नोट करिए, लिमिटिंग रिएजेंट। और वैसे अगर आप इसको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक पैराग्राफ दे रखा है, एक पूरा पेज ही दे रखा है, और शायद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में।
the reactant the reactant the reactant which gets consumed the reactant which फिर से बोलूं the reactant हाँ which gets consumed बहुत बाकी है which gets consumed limits the amount of product limits the amount of product limits the amount of product formed limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent हाँ limiting reagent अब स्टूडेंट यहां पर इसका जो सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है इसको बहुत ध्यान से देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसको नोट कर लिया फटाफट नोट करिए केमिस्ट्री बहुत नोटी है कैसे पता चला किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम लोग 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कहने का मतलब यहां पर कौन कौन चीज दे रखी है एक है मास परसेंट पहला है मास परसेंट या यहां पर वेट परसेंट भी दे रखा है वेट परसेंट ठीक है मास परसेंट और वेट परसेंट एक होता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल फ्रैक्शन एक और होता है इसको बोलते हैं मोलैरिटी और एक होता है मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल फ्रैक्शन को ऐसे x की जैसे होता है इसको काई बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको काई हाँ इसको काई बोलते हैं जैसे कभी जहाँ पर ज़्यादा पानी हमेशा जमा होता है वहाँ पर फिसलन ज़्यादा हो जाती है ना कभी कभी तो गांव की भाषा में उसको काई बोलते हैं वही है काई ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काई बोलेंगे इसको ठीक है अब उसके बाद देखो मास परसेंट को वेट परसेंट बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी और मोलैलिटी बोल सकते हो मोलैलिटी को स्मॉल m से मोलैरिटी को कैपिटल M से अब मास परसेंट क्या होता है उसकी बात हम लोग करेंगे वही है मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंट मास ऑफ सोल्यूट हाँ मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 अगर कभी भी आपको मास परसेंट फाइंड करना है तो यहां पर क्या करोगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन देखो सोल्यूट का क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो माइनर पार्ट होता है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं जैसे शुगर और वाटर को आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन बनता है ना शुगर वहां पर क्या हुआ हेलो क्या बता रहा हूं मैं क्यों नहीं सुन रही हो
मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। मैंने ये बताया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिलाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, क्लास 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन, वहां पर चलोगे तो वहां पर डिटेल्स में सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा एक कुछ पॉइंट दे रखे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन, इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है? ये सॉल्वेंट है, सॉरी इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, हाँ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या होगा? सोल्यूट क्या होता है? जैसे मान लो शुगर है और शुगर में सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर, तो इसको क्या बोलते हैं? शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं ना। अगर कोई पूछे कि सोल्यूट क्या होता है तो आप बताओगे किसी भी सॉल्यूशन का माइनर पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूट। कभी भी अगर शुगर को आप वाटर में मिला रहे हो तो वाटर ज़्यादा होता है कि शुगर ज़्यादा होता है? वाटर ज़्यादा। सिंपल सी बात है भाई, पानी तो ज़्यादा होगा ना। तो जो कुछ मिलाओगे सोल्यूट रहेगा उसका अमाउंट कम होता है, जिसमें मिला रहे हो उसका अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वही डिसाइड करता है सॉल्यूशन का नेचर। सॉल्यूशन जैसा होता है, सॉल्वेंट जैसा होता है, उसका सॉल्यूशन भी वैसा ही होता है। तो अगर पूछा रहा है सोल्यूट क्या होता है तो माइनर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है? माइनर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कौन है जो मजा नहीं आ रहा? किसको है? कौन बोल रहा है? कौन कह रहा है मजा नहीं आ रहा? आज मजा मतलब क्या? डांस करूं? बोलो। हिप हॉप, मिरर वाला डांस। कौन बोल रहा है मजा नहीं आ रहा आज? कौन है कौन ये? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन है? गधे कहीं के। अभी क्या तुमको भरतनाट्यम करके दिखाऊं? यहाँ पर देखो, माइनर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो सबसे माइनर पार्ट होता है, मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो जो मेजर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्यूशन में जो ज़्यादा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मेजर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा मज़ा चाहिए इसको। मेजर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे चलें। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, मास परसेंट पे दे रखा है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, लिखो जरा। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, a solution is prepared by adding 2 gram of substance, adding 2 gram of a substance, adding 2 gram of a substance A2, एक कुछ सब्सटेंस उसका नाम A है, ठीक है। A2 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ A2 18 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ A2 नहीं A2, ठीक है। हाँ 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। अब उसने सोल्यूट कितना दे रखा है? 2 ग्राम सब्सटेंस दे रखा है। कितने ग्राम वाटर में मिला रहा है? 18 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग मास परसेंट फाइंड करेंगे तो मास परसेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 2 ग्राम,
अच्छा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट कितना दिया है? 2 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो सोल्यूशन। ऐसा मत करना कि 18 रख देना, वो सोल्यूशन का नहीं है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट तब बनता है सोल्यूशन। तो यहाँ पर 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 20। ये क्या होगा? 1/10, और इंटू 100 भी है ना, इंटू 100 भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, तो 10% आ जाएगा। 10% मास परसेंट। कौन है ये? कौन है ये? किसने बोला? कौन था? हाँ, क्या बताओ? ये बोल रहा था कि मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन है, 18 ग्राम सॉल्वेंट बोल रखा है और 2 ग्राम सब्सटेंस बोल रखा है। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं तो ही सॉल्यूशन बनता है। तो 2 + 18 क्या होगा? 20 होगा, इंटू 100, तो 10% हो जाएगा। अब आपको समझाता हूं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पीछे क्या सोच रही हो? क्यों? इसको देखो, गाड़ी क्यों दिख रही हो? अच्छा, गाड़ी को देख के क्या सोच रही थी? और वो भी ऐसी गाड़ी जो 1972 की गाड़ी है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, तुम सोच रही हो कि बारिश हो रही है, तुम इसे लेके घूम रही हो ना? वो देखो पीछे चले, वहां देख रही है, उधर चलेगी देखने के लिए वो। मोल फ्रैक्शन की हम लोग बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट हो गया, मोल फ्रैक्शन। अब जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन, मान लो एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन है जो इसमें 2 सॉल्यूशन मिक्स है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक कंटेनर में हमने 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया हुआ है। एक कंटेनर में 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया हुआ है, ए बी, 2 लोगों को मिलाया हुआ है, A + B, बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे 2 से ज्यादा भी मिला सकते हैं, बट मैं 2 का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यहां पर क्या है, अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है और बोला गया कि A का कितना पार्ट इसमें प्रेजेंट है, क्या सोच रही हो? मास परसेंट का फॉर्मूला क्या बताएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एन है भाई, एन है। एन तो ऐसे ही होता है ना, एम थोड़ी होता है। मेरा नाम भी एन से ही स्टार्ट होता है, मुझे मालूम नहीं रहेगा। अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन, अगर कभी भी ए का कितना अमाउंट इसमें प्रेजेंट है ये फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको काई बोलते हैं, काई ऑफ ए। ये हो जाता है Na अपॉन Na + Nb। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन मतलब किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन।
क्या बोलते हैं उसको? मोल फ्रैक्शन। तो ए का कितना पार्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग काई ऑफ ए बोलते हैं। मतलब काई ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, मुझे बी का कितना पार्ट प्रेजेंट है ये बताना होता तो क्या होता? काई ऑफ बी, काई ऑफ बी, और ये क्या हो जाता? काई ऑफ बी, और ये होता एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। काई ऑफ बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखो और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर ए का मोल फ्रैक्शन, इसमें छी वाली क्या बात है? मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूं। जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखो और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। ए और बी दो लोग थे तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। किसका फाइंड करना था? ए का फाइंड करना था, तो ए के मोल्स को ऊपर रखा। यहां पर काई ऑफ बी, बी का कितना पार्ट है वो फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को ऊपर रखा एन बी, और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया। एन ए और एन बी क्या है? एन ए एंड एन बी आर नंबर ऑफ क्या होगा? मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। क्या बोलते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन यहां पर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। अगर दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा ना वो 1 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ? हम समझ नहीं पाए। अगर इन दोनों को आप सम करो, काई ऑफ ए एंड काई ऑफ बी को, काई ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और प्लस यहां पर क्या होगा? काई ऑफ बी, तो एन बी अपॉन कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। समझे? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या होगा? ऐड हो जाएगा एन ए प्लस एन बी और डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। क्या हो जाएगा भाई? 1 होगा क्या? 1। तो अगर दो कंपोनेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोट करिए इन सबको। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए तो मैंने बनाया। और क्या, मुझे होली खेलना था। ठीक है, मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी, देखो मोलैरिटी जो होता है ना, इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एम से। और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोलैरिटी बोलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, एग्जाम में आता। हाँ, फेमस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो कई बार आया हुआ है, इसलिए वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है।
लिखो जरा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution, NaOH in the solution. Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by ठीक है, prepared by dissolving, prepared by dissolving, हाँ dissolving its 4 ग्राम, dissolving its 4 ग्राम in enough water, in enough water, in enough water, enough water to form 250 ml, 250 ml, 250 ml of the solution, 250 ml of the solution. 50 ml इसका वॉल्यूम होगा सोल्यूशन। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? ml 1000, ध्यान देना। वंदना कौन है? मैंने कहा ध्यान देना। वंदना कहाँ से आ गई? अभी क्या करने का, सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया। लीटर से मिलीलीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 का, और जब मिलीलीटर से लीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.4 है। 0.4 हाँ, अच्छा, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? अगर मैं यूनिट ऑफ मोलैरिटी की बात करूंगा तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई? यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी यहां पर क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स का मतलब क्या? उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मोल ही रहेगा, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को लीटर से, तो यहाँ पर नीचे लीटर आएगा, ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसको मोल पर लीटर। अगर वॉल्यूम यहाँ पर यूनिट पूछा जाए मोलैरिटी की तो क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर। समझे क्या? क्वेश्चन हुआ या बताऊं? अब देखो, वो बोल रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml यहां पर उसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, बोल रहा है ना। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। हाँ 23। अरे क्वेश्चन फॉर्मूला तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स कैसे फाइंड करना पड़ेगा? अगर हम लोग मोल्स निकालेंगे तो वेट अपॉन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होगा ना। क्या होगा? रुको जरा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, वेट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। 4 अपॉन कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। बच्चा बच्चा जानता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा?
40, ये कितना हुआ 1/10, 1/10 क्या होता है 0.1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 0.1। तो यहां पर अगर हम लोग मोलैरिटी फाइंड करेंगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन, यहां पर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 0.25। रुको जरा, यहाँ पे 250 ml है ना, 250 ml है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हुआ और यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। या फिर अगर आपको यहां से नहीं समझ में आया तो 1/10 इसका क्या होता 1/10 इंटू, यहां पर 1000 नीचे है तो इसको 1000 ऊपर ले जाओ अपॉन यहाँ पर 250 हो जाता, ऐसा कर सकते थे हम लोग। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 25 4 टाइम गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/10, और 4/10 क्या होता है 0.4 मोलर, जैसा भी आप लिखना चाहो, दोनों तरीके हैं, नोट करो। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मोलैलिटी बचा हुआ उसके बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सीरियल से ही चलूं या एक चैप्टर बीच से भी कराओ दूं? हाँ, सीरियल से चलूं, लाइन से चलूं? कॉलेज जैसे जाएगा। हाँ, कॉलेज के हिसाब से कॉलेज में क्या क्या है? कॉलेज आएगा। हाँ, तो नंबर से ही चल रहे हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक तीसरा चैप्टर भी है, उसमें सब थियरी दे रखा है, तो उसको रोकते हैं अभी, ठीक है? हाँ, तीसरा चैप्टर है, उसमें वही एक कीप लगाते हैं, उसको छानते हैं, ये सब बताया गया, मतलब थियरी वगैरह उसमें, उसको भी कराएंगे बट बाद में कराएंगे, थियरी है पूरा। अच्छा, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट वहां पर भी था, मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां पर भी है, यहाँ वहां पर क्या था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वहां पे था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, और वो भी किसमें इन केजी। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगी ये हो जाएगा मोल केजी इनवर्स, ठीक है? इसके पहले पहला वाला, ये सेकंड है ना, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, उसी को मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, और आपके जो स्टेट बोर्ड की बुक है इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों को मिला के वो मोल कॉन्सेप्ट ही है। थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ टॉपिक वहाँ पर एडेड हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पे मतलब थोड़े से कम होंगे, मतलब टॉपिक का डिफरेंस है। हाँ, मतलब थोड़े बहुत टॉपिक का डिफरेंसेस है, बाकी बहुत डिफरेंस नहीं है।
अच्छा, आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है क्वेश्चन पेज नंबर 24, सॉरी मेरी बुक में पेज नंबर 24 सबसे और क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ पर परसेंट कंपोजिशन फाइंड करना है आपको। थोड़ा लाइटली डार्क क्वेश्चन नंबर ई, लाइट एकदम क्वेश्चन नंबर एच, एच हुआ है क्या, देखो जरा, एच हुआ है क्या, एच मैंने कराया है क्लास में, नहीं कराया ना, तो एच करके ना। क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी डी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 का भी पूरा करना है। हाँ तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। चलो अच्छा 3 कर लेना और 4 का ए बी सी डी और ई कर लेना, ठीक है। 3 कर लेना और 4 का ए बी सी डी ई कर लेना। हेलो, एक क्वेश्चन अभी यहां पर करके दिखाओ। व्हाट वेट ऑफ, हाँ तो क्या हुआ है, क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट वेट ऑफ, लिखो जरा, हाँ एक क्वेश्चन करना है। व्हाट वेट ऑफ, अगर आप जल्दी आंसर देंगे तो भाई जल्दी छोड़ूंगा ना। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड will be formed on heating 19.3 ग्राम of 19.3 ग्राम of calcium carbonate, 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अरे उसने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के लिए बोला है, जो हमने वो वाला बताया था कि इससे इतना बन रहा है तो उससे कितना बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था ना, CaO + CO2, वो वाला क्वेश्चन। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ वही, हाँ और क्या कर रहे थे? मोलैलिटी थोड़ी है वो, हाँ यही वाला था, ऐसे करना है। तुम लोग एग्जाम में बैठोगे तो ये बताना, कोई बताएगा ये वाला है, ये वाला है, ऐसे कोई बताएगा तो फिर पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ना। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा था ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम था, उसका 44 था, वो वाला क्वेश्चन जो करवा रहे थे। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काव्या, पूरा नाम? काव्या कनाड़िया। काव्या कनाड़िया। कंप्लेन क्या हो गया? इसमें रोस्ट वाली क्या बात है? आंसर दो। आ गया आपका? आपका
वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट बहुत लाइन टू लाइन आंसर देते हैं, मतलब इररिलेवेंट बातें भी नहीं करते और बहुत अच्छा आंसर भी देते हैं, और कुछ लोग हैं आंसर भी देते और फिर बकवास। इधर आप लोगों का भाई क्या हो रहा है? हाँ 10.8 राइट है, वेरी गुड। और आपका भी है, वेरी गुड। और किसी का? तुम लोग क्या कर रहे हो? कैल्शियम कार्बोनेट का 100 था ना, 100 से कितना बन रहा था? कैलकुलेशन में गलती की होगी पक्का। सर 100 से कैल्शियम ऑक्साइड 56, तो कैल्शियम ऑक्साइड ही पूछ रहा है ना कितना बनेगा, तो 19.3 से मल्टीप्लाई करो और क्या। यू आर वॉट यू बिलीव। वेरी गुड। 10.8 आपका है। ये आंसर आई थिंक सभी का आ जाना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। सुनो, और 2 क्वेश्चन और होमवर्क है आपको।